इतने स्पेशल बच्चे भी मेरे को फॉलो करते हैं, बिकॉज मुझे लगता था कि एक कॉमन यूथ मेरे को फॉलो करते हैं, बट आप जैसे स्पेशल बच्चे अगर मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो मेरे लिए उससे ज़्यादा प्राउड की बात हो ही नहीं सकती कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलो दून पर आज मैं हूं गौरव आप सभी के साथ। और दोस्तों, जो ये जोश आप मेरी आवाज और इंट्रो में देख रहे हैं, ये आज पूरे कार्यक्रम के दौरान बरकरार रहने वाला है, क्योंकि ये कार्यक्रम होने वाला है बहुत ज्यादा खास। हमारे साथ हैं आज एक फेमस यूट्यूबर, फेमस व्लॉगर, उत्तराखंड की जान, उत्तराखंड की शान और हम सब VI स्टूडेंट्स के दिल में बसने वाले बाबू भैया। थैंक यू सो मच। जी हाँ, और ये आवाजें जो आप सुन रहे हैं, इनसे भी आपको हम रूबरू करा देते हैं। सर के राइट साइड में बैठे हैं सादिक, उसके बगल में कार्तिकेन, और मैं हूं गौरव आप सभी के साथ। और भी हमारे साथ जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, जो भी हैं, जिसके जो सवाल रहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने अपने शो पे इनवाइट करा मेरे को। मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग इनविटेशन था। कल आपकी मैम के थ्रू मेरे को फोन आया था, तो मैं बहुत शॉक था कि इतने स्पेशल बच्चे भी मेरे को फॉलो करते हैं, बिकॉज मुझे लगता था कि एक कॉमन यूथ मेरे को फॉलो करते हैं, बट आप जैसे स्पेशल बच्चे अगर मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो मेरे लिए उससे ज़्यादा प्राउड की बात हो ही नहीं सकती कुछ भी। जी सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा, और सब चीजों की तरफ भी बढ़ेंगे, स्टार्टिंग की तरफ और आपके काम की तरफ, सब चीजों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि घर से और यहाँ तक आना कैसा हुआ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था कि राजपुर रोड से आते हुए इतना ट्रैफिक हो गया था, और मैम ने मेरे को स्पेशली बोला था कि यहाँ सिक्योरिटी रीजंस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मेरे को 1 घंटा केवल भीड़ को कंट्रोल करने में लग गया। मैंने कहा जो भी क्राउड है वो एटलीस्ट यहाँ तक ना पहुंचे, तो थोड़ा सा मुश्किल सफर था यहाँ तक आने के लिए। सो सब्सक्राइबर्स को नाराज तो नहीं किया? नहीं, सबके साथ कैंपस के अंदर भी फोटो खिंचवाई है सब्सक्राइबर्स के साथ। जी ऐसी उम्मीद भी थी, और जब यहाँ पर सब तैयारियां चल रही थी और मैं बाहर था, यदि व्यक्तिगत अनुभव शेयर करूं तो गार्ड्स का भी जो है ये कहना था, चाहे वो ऑफिस के गार्ड हों या और भी हों, कि भाई NIVH के अंदर आते ही तो इनको ये हो जाएगा क्योंकि बाहर पब्लिक देखती है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बल्कि स्टूडियो के अंदर थे, लेकिन यहाँ तक भी आपके सब्सक्राइबर्स आए और फोटोज खिंचवाई, तो ये प्यार होता है लोगों का। अब बारी आती है आपके काम की, तो व्लॉगिंग करना जो है कब से आपने सोचा, कैसे स्टार्ट किया? मैंने एक्चुअली व्लॉगिंग 2018 में शुरू करा था जी। एंड जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करा था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, व्लॉगिंग ना 2 तरह की होती है जी। एक आप जो कैमरे से करते हो, जो आप फोन के कैमरे से कर सकते हो, या फिर जो आप नॉर्मल कैमरे से कर सकते हो जी। और एक दूसरी व्लॉगिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं मोटो व्लॉगिंग जी। तो मोटो व्लॉगिंग क्या होती है कि जब आप बाइक चला रहे हो तो आपका जो हेलमेट है, आप उसके सामने एक कैमरा लगा सकते हैं, एंड उसको हम लोग मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं। गोप्रो बेसिकली। सो गोप्रो लगा के जब आप माइक लगाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, और आप अपने जो आपका रोड जब आप चल रहे हो जी, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, जब आप उसे पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, तो उसे हम लोग मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं जी। तो जब मैंने ये सब चीजें स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझे बस ये था कि मुझे ना अपना एक्सपीरियंस, घर से मसूरी जाने तक का एक्सपीरियंस, घर से नॉर्मली मैं बोल लूँ घर के लिए राशन लाने का एक्सपीरियंस, कि उस बाइक के सफर में कैसा होता है, मैंने वो यूट्यूब पे डालना शुरू करा था जी। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इस सब चीजों में इतना फ्यूचर है, इतनी सारी चीजें हैं, एंड आई रियली डिडंट न्यू कि लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे जी। तो 2018 से शुरुआत हुई थी, एंड आज 2023 लग चुका है। सफर बहुत लंबा था, बहुत मुश्किलें थी, बट रोलर कोस्टर राइड थी। जी जी। तो सर और मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को इंतजार होगा अपने अपने क्वेश्चंस करने का, और कार्तिकेन तो कुछ ज्यादा ही खुश जो है दिखाई दे रहे थे जब से इस बात का खुलासा हुआ कि वो आने वाले हैं। क्योंकि मैम ने इनफैक्ट सर दोपहर तक भी
जब तक मेरी लास्ट बात हुई मैम से कि मैम कौन है, क्या है, किस तरीके का प्रोग्राम है, और एक क्लास भी शेड्यूल थी जो स्कूल में आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज चलती हैं, मैम ने स्पेशली मेरे को 3 से 4 बार कहा कि नहीं गौरव बहुत स्पेशल है और आपको आना होगा। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सर जो एक तो व्लॉगिंग लाइफ और एक सिंपल लाइफ, तो आप क्या अंतर देखते हैं? मेरे लिए व्हाट आई फील लाइक कि मेरे लिए व्लॉगिंग लाइफ और सिंपल लाइफ दोनों एक ही है जी, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करता हूँ। तो लोग आप मेरे से इसलिए कनेक्टेड हो, आपको मेरी सारी बाइक्स के नाम इसलिए पता है, आपको मेरे घर वालों के नाम इसलिए पता है क्योंकि वही मेरी जिंदगी है, वही जो चीज मैं सुबह से शाम तक कर रहा हूँ वही चीज मैं इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ जी। सो व्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है, अगर आप लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में आप लोगों को बता देता हूँ जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, अगर आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से डालते हैं तो उसे हम लोग लाइफस्टाइल व्लॉगिंग बोलते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सपोज मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो कल ये भी इंटरनेट पे आएगा और यही एक्सपीरियंस है जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग एक दूसरे से थॉट शेयर कर रहे हैं। सो मेरे लिए ना ऑलमोस्ट मतलब एक ही है, जो मेरी लाइफ में होता है वही अगले दिन इंटरनेट पे जाता है, तो दोनों ऑलमोस्ट मेरे लिए आप सिमिलर ही बोल सकते हैं। सो सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इससे अलग भी था कि जैसे सिंपल लाइफ में बाहर आना जाना, अपना सामान पिक करना, घर को के लिए सारे काम करना, और उसके बाद व्लॉगिंग शुरू करके जब आप एक अच्छे खासे लक्ष्य को छू जाते हो सब्सक्राइबर्स के मामले में या फॉलोअर्स के मामले में, फिर आपको जो है वही काम करना, उसमें आप क्या अपनी जिंदगी में क्या अंतर देखते हैं? स्टार्टिंग में जब मेरे कम सब्सक्राइबर्स थे तो मुझे लगता था कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं, मैं बाहर भी जाता था, लोग फोटोज खिंचाने के लिए बोलते थे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसा सेलिब्रिटी फील होता था कि यार मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बेसिकली, तो मेरे पापा स्कूल में टीचर है, वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, तो हम लोग एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो जब मैंने करियर शुरू करा था तो आप सोचो कि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आप बाहर जा रहे हो, कोई आपके रुका के बोल रहा है कि अनुराग मेरे को ना आपके साथ एक फोटो चाहिए, तो आपके लिए ना हाँ बहुत मेरे को लगता है कि भाई आप सेलिब्रिटी बन गए पहली फोटो में। तो स्टार्टिंग में भी यही था, अभी भी यही है, बस नंबर ऑफ लोग बढ़ चुके हैं। जहाँ पहले रोड पे 1-2 लोग मिला करते थे वहाँ लाइक हजारों में हो गए हैं। तो प्यार बहुत बढ़ चुका है स्टार्टिंग में, एंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि हाँ मेरे पास वो जनता है। लोग आज के टाइम में ना सब्सक्राइबर्स, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके इंटरनेट पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग टॉप पे बैठे हैं, बट जो जनता मुझे से लगती है कि हमारे इतने छोटे नंबर्स में हमारे पास है, वो मुझे नहीं लगता किसी और के पास है अभी। जो जितना लोग कंटेंट से ज्यादा फैमिली को प्यार करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास अभी वो यूट्यूब पे कोई कर पा रहा है। जी, तो सर मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा खुश था, कार्तिकेन को हम इनवाइट करना चाहेंगे, और भाई अपने सवाल रख सकते हो। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा जगहों पे दिक्कत होती है ब्लॉगिंग करने में। आपको अंदर से कुछ फील नहीं होता मतलब ब्लॉग करते टाइम? मतलब आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, अगर सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था कि सामने वाला आपको कैसे जज करेगा। सपोज अगर आप पब्लिकली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको दिमाग में डर आता होगा, यार ये सामने वाला ना इंसान मुझे जज कर रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या मैं वो परफेक्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने भी वो चीज़ सेम फील करी थी स्टार्टिंग में, बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपको फर्क पड़ने लग गया ना कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी, तो आप अपने सपने ना कभी पूरे नहीं कर पाओगे। और दुनिया का काम है बोलना, अगर आप अच्छा करोगे तो भी दुनिया आपके बारे में बोलेगी, अगर आप बुरा करोगे तो भी दुनिया आपके बारे में बोलेगी। सो आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। स्टार्टिंग में ना मुझे भी थोड़ा बॉदर करती थी चीज़ें कि लोग मेरे कंटेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं। लोग कंटेंट से ज्यादा मेरे बारे में बोला करते थे कि सपोज ये बहुत पतला है, इसको खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। मैं आपको जस्ट चीजें बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि मैं ना बहुत पतला हूँ, मैं बचपन से दवाइयों पर आऊँ, तो लोगों को लगता था कि मतलब लोग ताना मारा करते थे कि कुछ करियर में कुछ नहीं होगा, ये क्या कैमरा बाहर निकल के रह जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने जब स्टार्ट करा था मोटो व्लॉगिंग, तब उत्तराखंड मैप पे नहीं था। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा चैनल UK07 राइडर उत्तराखंड का पहला चैनल जो मोटो व्लॉगिंग में, वो इंडिया में नंबर 1 रैंक करता है। तो अगर शायद मैं उन लोगों की बातें सुन लेता तो आज मैं अपने स्टेट का नाम रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने ना उस टाइम पता नहीं क्या दिमाग में है, मैंने अपना नाम UK07 रखा। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं ना
उत्तराखंड के देहरादून को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ उस लेवल पे जहां पर देखो ऑलरेडी लोगों को पता है UK07 कौन है, सही है। UK07 पता है कि सबको पता है कि देहरादून का कोड नंबर है एंड एवरीथिंग। बट जब वो UK07 जब उड़ीसा में जाकर के UK07 के नारे लग रहे हो ना, उत्तराखंड के नारे लग रहे हो, तो आप अपने स्टेट के लिए बहुत प्राउड फील करते हो। सो फर्क नहीं पड़ता यार, कोई लोग कुछ भी कहें, आपका जो सपना है आप उसे फॉलो करो। एक टाइम तक पहले वो आपका मजाक बनाएंगे, फिर वो आपको कॉपी करना शुरू करेंगे और फिर वो वही चीज ट्राई करेंगे जो आप कर रहे हो। फर्क ये कि आपको उस प्रोसेस में ना रुकना नहीं है स्टार्टिंग से। अगर आप रुक गए तो वो बंदा अगर आप कुछ नया कर रहे हो ना आज की डेट पे, तो लोग फॉर श्योर है आप पे हंसेंगे। फिर कुछ टाइम बाद ना वो वही लोग कॉपी करेंगे एंड तब तक आप ना एक एग्जाम्पल बन चुके हो उन लोगों के लिए कि हाँ ये चीज मैंने करके दिखा दी, जिस चीज के लिए आप पहले मुझ पे ताना मार रहे थे, हंस रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सो बस अपने पे भरोसा रखो और अपने सपने पूरे करते रहो। एक और क्वेश्चन था मेरा जी, कि जैसे आपके कलेक्शन में बहुत सी बाइक्स है एंड कार्स भी है जी, आपकी फेवरेट कार या बाइक कौन सी है? मेरी फेवरेट बाइक आपको पता होगी, वैसे मैं आपसे पूछता हूँ मेरी फेवरेट बाइक कौन सी आपको पता है? कार में जहाँ तक मुझे पता है थार है। हाँ या एग्जैक्टली, MG है, GT। हाँ जी। और बाइक में 10R। या एग्जैक्टली। ये दर्शाता है कि कितने बड़े फैन हैं कार्तिकेयन सर के, और किस तरीके से मतलब बिल्कुल ध्यान से व्लॉग देखते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से उसमें बताया होगा सर ने कि ये मेरी फेवरेट बाइक है, या मैं इसको हर व्लॉग में बताते हैं, लेकिन यूज करता हूँ और उसको ध्यान में रखना चीजों को, ये बहुत बड़ी बात है। सो कार्तिकेयन और कोई सवाल? लास्ट क्वेश्चन, आप एक तरह से मिल रहे, दुबई कब जा रहे हो? मैं यार ये कैसे पता है, ये बताओ, इतना रीसेंट व्लॉग देखेगा? ये तो कल डाला है शायद मैंने, है ना, मैं दुबई जा रहा हूँ। सर वो रात को 2 बजे तक जगता है। सर यही काम है, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ तो निकालना ही है। ओ भाई क्रेज यार, मेरा 10th है, तो परसों मैं भोपाल जा रहा हूँ एक शूट के लिए। फिर मेरी 12th की फ्लाइट है, वहाँ का शूट खत्म करके मैं 12th को एकरा से मिलने जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच। हाँ सर, मैं व्लॉगिंग से थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। आपने अपनी स्टडी कहाँ से की है और कॉलेज वगैरह कहाँ से किया है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरी जो स्कूलिंग थी वो SGRR से हुई है, भानिया वाला। तो मेरी स्कूलिंग ना थोड़ा सा मुश्किल सफर रही है, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो स्कूल में पढ़ाते थे। मेरे पापा टीचर है, मेरे पापा एक्चुअली। सो आपको पता होगा, जब मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद। 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है दुर्गम और एक होता है सुगम। जी। दुर्गम जो एरिया होता है वो बेसिकली होता है पहाड़ों का एरिया, जहां पर पहाड़ों में आप रह रहे हो, तो उसे हम लोग दुर्गम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। और सुगम होता है जो ये प्लेन्स का एरिया, जैसे शहरी इलाका आ गया, जैसे देहरादून हो गया, प्लेन्स पे आ गया। तो पापा पहले सुगम में थे, मतलब सिटी में थे, हम लोग देहरादून में थे। पापा का ना ट्रांसफर हुआ, सो हम लोगों को ना हमारा जो पापा का ट्रांसफर हुआ था वो 11th में हुआ था। तो मैं 11th में स्कूल कर रहा था, मैं देहरादून से स्कूल कर रहा था, एंड पापा का ट्रांसफर हो गया। आप सोचिए कि 11th और 12th एक बच्चे के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट 2 साल होते हैं, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये 2 साल मेरा करियर डिसाइड करेंगे। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल साल थे, बिकॉज मेरा 11th में ट्रांसफर हो गया था पापा के कारण। सो मैं 11th कंप्लीट करके 12th मैंने नए स्कूल से कंप्लीट मतलब स्टार्ट करी थी। आप जब 12th में रहते हैं ना, तो आपके इंटरनल्स बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? क्योंकि आपके इंटरनल टीचर ही मार्क्स देते हैं। तो मैं बहुत डरा हुआ था, बिकॉज मैं एक नए स्कूल में गया था, टीचर्स मुझे जानती नहीं थी। तो मेरे को बहुत मुश्किल था कि क्या ये टीचर्स मुझे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जान पाएंगी नहीं जान पाएंगी। तो वो थोड़ा सा मुश्किल सफर था। कॉलेज मैंने DAV से करा है, आपको पता होगा देहरादून में जो कॉलेज है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मेरा MCOM कंप्लीटेड है और MA इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है, प्लस मेरा B.Ed भी कंप्लीटेड है। सो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी है। मैं टीचर के लिए अप्लाई कर रहा था, बट उस बीच में मैं यूट्यूबर बन गया। तो मैंने मतलब सारी डिग्रियां मेरी कंप्लीटेड है। तो ये किस्मत में जो था वही होगा। एग्जैक्टली। 07 कैसे बनते सर? बहुत अच्छा। तो सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है जी, आपकी व्लॉगिंग के अलावा और कौन कौन सी हॉबीज हैं? यार व्लॉगिंग मुझे लगता है मेरी कोई हॉबी नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन पे भी ध्यान देता हूँ, बट व्लॉगिंग मेरी हॉबी नहीं है। व्लॉगिंग मुझे लगता है कि वो मेरा ना एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, मतलब रूटीन। हाँ, रूटीन है वो मेरा, कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो अगले दिन वो जाएगा ही जाएगा व्लॉग्स के रूप में। और हॉबीज मुझे लगता है कि मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। सही, दोनों ये सिंगर है। अच्छा, आप सिंगर हैं? मैं उसी पे आने वाला था सर। ओके, मैं उसी पे आने वाला था, लेकिन पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरे को गिटार बजाने का बहुत शौक है। अभी तो
जब मैंने YouTube से पहले भी ना मैं एक मतलब एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, एज अ गिटार बेस गिटारिस्ट बनना चाहता था, बट वो सपना कंप्लीट नहीं हो पाया 25 में से। सो हमें बातों बातों में ही म्यूजिक का शौक रखने वाले हमारे सर मिले, और सर के राइट साइड में यानी सादिक बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इनकी आवाज में अभी आपने क्वेश्चन सुने सर, और अब जब आप गाना सुनोगे तो इनके फैन होने वाले हो, ये गारंटी है मेरी। तो सादिक एक छोटा सा गाना सर के लिए। मैं सॉन्ग सुनाऊंगा मैं तेनू समझावा की। ठीक है जी, एक्साइटेड। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजों लगदा जी, तो की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यो जान मेरी मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजों लगदा जी। बहुत अच्छा गाना। बहुत सुंदर, बहुत टैलेंटेड है आप। हमारे साथ हैं अभी, वैसे तो वो पूरे जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, वो कुछ नहीं बोले सिवाय अपने गले को साफ रखने के अलावा, लेकिन हाँ जब तक वो नहीं बोलेंगे तो भाई मजा तो आने वाला नहीं। मेरे लेफ्ट साइड में सर्वेश। मेरा नाम सर्वेश है और अभी 11th क्लास में हूँ। तो सर पहला क्वेश्चन तो यही है सर कि जब आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया तो सर उसमें आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, और आपको सर, क्योंकि सर अभी हम लोग पढ़ते हैं तो सर कई बार सर ऐसा लगता है कि यार अब आगे क्या होगा या ऐसा कुछ, तो सर आपको मतलब आपको क्या लगा कि सर्वेश मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, सही है। तो मोटो ब्लॉगिंग ना बाइक पे हो सकती है, सही है। तो मेरे पास ना बाइक नहीं थी, मेरे पास एक पुरानी बाइक थी FZ, पता है FZ सुना है बाइक का नाम? तो FZ पैशन प्रो, हम सबके पापा के पास ये बाइक फॉर श्योर रही है अगर हम लोग 90s में पैदा हुए। सो मैं आपको बताता हूँ, जब सर्वेश मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था ना, तो उस टाइम जो बाकी लोग इंडिया में मोटो ब्लॉगिंग कर रहे थे उनके पास सुपर बाइक्स होती हैं। तो सुपर बाइक्स क्या होती हैं कि वो नॉर्मल बाइक से ज्यादा पावरफुल बाइक्स होती हैं, उनमें पावर ही बहुत ज्यादा होती है, प्लस वो दिखती बहुत सुंदर है। आप दिल दे बैठते हो अगर आप रोड पे देख। मैं दे चुका हूँ मैं बहुत सी बाइक्स को दे चुका हूँ। क्रेजी यार, तब इसके सीने में नहीं है। सो मैं यार, एक तो ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं, मैं तो टॉपिक से ही उधर हो जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने। जी। सो मैं आपको बता रहा था कि उस टाइम एक बाइक खरीदना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं खुद से महीने का केवल 3-4 हज़ार रुपए कमा पा रहा था, वो भी ट्यूशन पढ़ा करके। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी कि मैं सबसे पहले वो अपनी बाइक कैसे खरीद पाऊँ जो मेरे को मोटो ब्लॉगिंग में हेल्प करेगी। तो 2 साल मैंने घर ट्यूशन जा करके, मैं आपको पता है मैंने 300 रुपए में ट्यूशन पढ़ाई है। मैं घर जाता था तो मैंने होम ट्यूशन दिए 300 रुपए में। मैंने उस 300 रुपए में से 150-100 रुपए बचा करके अब 2 सालों में मैंने ना कुछ 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जमा करे। एंड वो बाइक उस टाइम आती थी 2 लाख रुपए की। मैंने वो पूरी जिंदगी का 2 साल वेट करके कुछ पैसे अपने पापा से मांग करके मैंने वो बाइक ली थी, KTM RC 200। एंड वही सबसे मुश्किल फेज लगा कि वो जो 2 साल, क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, आप अपने पापा को ही नहीं बोल सकते कि अगले दिन कि मेरे को ये बाइक दिला दो, राइट। आपने जिंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ा होता है, आपने खुद इतना कुछ नहीं करा होता है कि आप इतने प्राउडली बोल सको कि मुझे वो बाइक चाहिए। और ना ही हम इतनी अमीर फैमिली से आते हैं कि हमारे घर वालों ने आपने आज बोला और आपके घर वालों ने कल आपको बाइक दिला दी। सो वो 2 साल का सब्र एक मिडिल क्लास लड़का ही समझ सकता है कि वो अपनी चीजें घर वालों को भी नहीं बता सकता, ना खुद वो इतना बड़ा होता है कि वो एक जगह जॉब करके पैसे कमा ले। सो वो 2 साल का टाइम पीरियड मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट वो सपना कंप्लीट करके आज जो सपने में जी रहा हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खुश हूँ आज। बट सर, जब अभी आपने अपने पापा को गिफ्ट किया है एक न्यू बाइक, सर कैसा लगा कि आप इस लायक हो चुके हो कि अब अपने पापा को आप दे सकते हो बाइक्स और बाइक, इस सुपर बाइक्स? यार मैं इतना लायक शायद अपने पापा की वजह से हूँ आज। अगर पापा ने बिकॉज मेरे पापा टीचर थे, राइट। तो मेरे पापा का एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीचर ही बनूं, मैं भी उन्हीं की तरह स्कूल में पढ़ाऊं, मैं भी बच्चों को गाइड करूं, ये सब चीज़। और मैं पढ़ाई भी, मैंने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेजेस में पढ़ाया, ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। तो जब मैं यूट्यूब शुरू कर रहा था ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था कि मेरे पापा एक ऐसी
ओल्ड एज जॉब छोड़ करके ना लाइक यू नो आप समझ रहे हैं कि उस फैशन में ना जाऊं जिस फैशन में वो चल रहे हैं, और एक अलग ही रास्ता अपना लूं जिस पे उनको बहुत भरोसा दिखाना था मेरे पे कि क्या मेरा लड़का पैसे कमा पाएगा कि वो अपना पेट पाल ले। एंड उस टाइम मेरे पापा ने मेरे पे बहुत भरोसा दिखाया कि भाई मैं इसे यूट्यूब के लिए हामी भर देता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट जॉब में लॉकडाउन के टाइम मेरी जॉब भी चली गई थी, मेरा कॉलेज भी चला गया था, मेरा स्कूल भी चला गया था जहाँ मैं पढ़ा रहा था एक्चुअली। सो उस टाइम मेरे पापा ने मेरे पे बहुत भरोसा दिखाया, मेरे को कुछ टाइम दिया कि भाई इतना टाइम यूट्यूब कर ले, तब तक हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। एंड उन्हीं टाइम पीरियड पे एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ एंड यू नो पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, लोगों ने मेरे को जानना शुरू करा, लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखना शुरू करे, और आज टचवुड यू नो ऑल ओवर इंडिया से बहुत प्यार है। तो मैं कह रहा था कि ये सर, ये शख्सियत, ये पर्सनैलिटी आज उस कहावत को साकार करती है कि दोस्तों यकीन रखना सब्र का फल तो मीठा ही होता है। अभी मेरा क्वेश्चन जी सर, जैसे आप एक सफल यूट्यूबर हैं, तो आपने उसके लिए क्या क्या किया? और क्योंकि हम खुद ही यूट्यूबर्स हैं, ओके हमें आपसे सीख लेगा। सेम यार, मैं भी पूछना था ये। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आप हो ना आप वही फॉलो अप करना। फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। व्लॉगिंग एक ऐसा चीज है ना जिसमें आप लोगों से कुछ नहीं छुपा सकते। जो आप हो वो एक टाइम के बाद लोगों को पता लग जाएगा। तो स्टार्टिंग से लोगों को असलियत दिखाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके रियल फेस को जानते होंगे। सही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो आप लॉन्ग टर्म तक चल जाएंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि चल यार एक हफ्ता, ये यूट्यूब एक जॉब है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन करा और फिर एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। अगर आप एक हफ्ते की छुट्टी लेंगे ना तो लोग उस एक हफ्ते में ना किसी और के पास चले जाएंगे। आप लोगों को अगर आप लोगों को कंटेंट नहीं दे रहे हो कंज्यूम करने के लिए, तो वो कंटेंट किसी और का कंज्यूम करने चले जाएंगे। तो लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों की जरूर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है आप उन्हें पूरा करें। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा पार्ट है। मेरे को 8 महीने हो चुके हैं, आप यकीन मानेंगे 9वां महीना चल रहा है। मैंने पिछले 9 महीने में हर एक दिन व्लॉग शूट करा है और हर एक दिन व्लॉग डाला है। तो पिछले 9 महीने से और अब तक डेली व्लॉगिंग करी है। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, आप खाना टाइम पे नहीं खा पाते हो, आप सो नहीं पाते हो, आपको 10 जगह और चीजें करने जाना पड़ता है। बट कंसिस्टेंट रहना इज द की टू सक्सेस। आपने सुना होगा ये ऑलरेडी बुक्स में कि जितना कंसिस्टेंट रहेंगे आप उतनी जल्दी तो नहीं बट फॉर श्योर आप सक्सेस होंगे। जी एक सवाल सर यहीं पर मेरा भी था, जैसा कि आपने कुछ चीजों को तो बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा डिटेल में कि डेली व्लॉगिंग करना और जो पिछले दिन हुआ वही अगले दिन डालना। क्योंकि देखिए कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि भाई जो एक दिन का बैकअप रखते हैं या 2 दिन का बैकअप भी रखते हैं, लेकिन व्लॉग उनके डेली आते हैं। तो डेली व्लॉगिंग वो भी जो पिछले दिन हुआ वो अगले दिन डालना। जैसे सपोज आप आज यहाँ आए तो कल ये हमें यूट्यूब की गलियों में घूमता हुआ मिलेगा कि भाई कहीं पर बाबू भैया भी आए थे और वो NIVH हमारा इंस्टीट्यूट, ये स्टूडियो। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, डेली रूटीन को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? व्लॉग की एडिटिंग भी है, अपना लाइफ भी है, शरीर भी है, नींद भी है, सभी चीजें किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊंगा जी, यहाँ ना सबसे बड़ी चीज आपको ना नींद और खाना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं केवल 3-4 घंटे सोता हूँ डेली, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 4-5 बजे, मैं 6 बजे सोता हूँ सुबह, क्योंकि सब कुछ सारे काम निपटाने पड़ते हैं। एंड उसके बाद 11 बजे मैं वापस एडिटिंग के लिए उठ जाता हूँ। तो डेली के 4-5 घंटे की एवरेज की नींद पकड़ लीजिए आप। पिछले 8-9 महीने से मैं केवल इतना ही एवरेज सोया हूँ। तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता, बाद में आके ना अभी नहीं पता लगेगा। अभी हम लोग ना बहुत यंग है, तो हम लोग के अंदर एनर्जी भी बहुत है, हम लोग सब चीजें डील भी कर पा रहे हैं, हम लोग ना बहुत इजीली मैनेज कर रहे हैं सब चीजें। बट एक पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे पता है ये सारी चीजें ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएंगी। सो व्हाट आई फील लाइक कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। बैकअप की बात करें तो एक दिन का मतलब कभी एक दिन का बैकअप मैं लेके चले जाता हूँ, क्योंकि अगर हफ्ता पूरा आप बहुत ज्यादा थक गए राइट से, तो एटलीस्ट आपके पास एक दिन होना चाहिए जहां पर आप आराम से आके घर में सो जाओ और फिर वही शेड्यूल अगले हफ्ते और अगले महीने तक कंटिन्यू रखो। जी सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा जी, कि जैसे आप हमेशा ट्रिप्स वगैरह करते रहते हो, राइड, कभी दुबई कभी इंडिया में ही अलग अलग जगह पे जाते हो सर। सबसे पहले मतलब अर्ली मॉर्निंग आप कितने बजे उठे?
यार ये अर्ली मैंने अक्सर देखा है vlogs आपको ये पूछना पड़ेगा कि अर्ली मॉर्निंग आप कितनी जल्दी सोते हो, ये पूछो भाई। हम लोग सुबह सोते हैं 5 बजे 6 बजे, जब सूरज उगता है ना भाई तब हम लोग सोने जाते हैं। उठने का शेड्यूल तो यार हमारा, आप ये सोच लीजिए कि मैं 11-12 बजे उठता हूँ रोज, यही शेड्यूल है यार, क्योंकि नींद कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो हमारी राइड शाम को शुरू होती है, क्योंकि एक्चुअली सुपर बाइक से ना, तो आप इंडिया में अगर आप थोड़ा ऐसे राजस्थान या ईस्ट की तरफ या थोड़ा साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत गर्मी है, तो आप ये बाइक्स दिन में नहीं चला सकते बिकॉज बहुत गर्मी हो जाती है और आप फिर नहीं चला सकते इन बाइक्स को, तो हम लोग रात को ही ज्यादा ट्रैवल करते हैं। सर एक और क्वेश्चन। जी पूछिए। सर क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे एक ब्लॉग में मैंने आपने बताया था कि आप फर्स्ट टाइम की 6 बजे उठे हो, सर वो सही था? हाँ, मतलब कुछ व्लॉग में मैं उठा हूँ, बट 99.9% नहीं सर, एक्चुअली वो दुबई का ब्लॉग था। सर लगता है आपको सुबह ही सुला के रहेगा। भाई ये लोग बहुत क्रेजी है गाइस। मेरे को सच्ची में ये मेरी बेस्ट पॉडकास्ट एवर होगा जो मैं अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके कि सर जैसे जब आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया सर 2018 से, तो सर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए? मतलब किसी ने आपको कहा सर, या फिर आपको मतलब? मैं ना ये चीज 2014 या 12 से कर रहा था, बट मुझे ना पता ही नहीं था कि इसे मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं। सही है। तो मैं बहुत स्टार्टिंग से ये सब चीजें कर रहा था, बट मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें भी होती हैं। सो बाद में बाकी मोटो व्लॉगर्स को देख करके पता लगा कि जो बाहर के लोग जो कर रहे थे, तब पता लगा कि हाँ एक्चुअली इसे मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग थे। आज मुंबई कर निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम इंस्पायर करा था इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए। आज भी मैं उनकी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं उस टाइम करता था, एंड आज भी वो मेरे लिए एज आइडल्स हैं इंटरनेट पे। सर जैसे आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं सर, तो आप सर आजकल सर आपके पग चिन्हों पर सर लोग चलते हैं सर, मतलब इतने बड़े हैं सर आप। तो सर अभी मतलब उनके लिए क्या, क्योंकि सर अभी आप जैसे आए सर, मतलब इस तरीके से बैठे सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आप इतने बड़े। और सर कई बार तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ। सर मुझे सच्ची में मैंने ड्रीम देखा था कि सर से एक बार मिलूंगा। सर मैं ये पूछना चाहूँगी सर, और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए अगर बाई चांस कोई बड़ा, क्योंकि सर कई लोग अगर बड़ा कुछ अचीव हासिल कर लेते तो सर मतलब सर आप क्या कहना चाहेंगे सर कि अगर बड़े बन जाओ तभी भी मतलब हमें किस तरीके से रहना चाहिए, मतलब कैसे? यार एक चीज मैं ना आपको याद दिला देता हूँ, और मतलब सब बता देता हूँ कि आप जितने भी बड़े बन जाओ जिंदगी में, आपने ना एक टाइम ऐसा देखा होगा जो आपके लिए सबसे बुरा रहा होगा जिंदगी में। मैंने वो टाइम अपनी फैमिली के साथ देखा है, मेरी फैमिली ने वो टाइम मेरे साथ देखा है। उस टाइम बहुत मुश्किल थी चीजें हमारे लिए। आज केवल मुझे ऐसा लगता है कि हम पैसों से थोड़ा सा स्टेबल है, लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, बट जो सब्सक्राइबर मेरे पास उस दिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, जो लड़का मेरे साथ पहले दिन फोटो खिंचाने आया था, मेरे लिए उसके लिए भी उतनी इज्जत थी, और आज भी अगर कोई आता है उसके लिए भी उतनी इज्जत है। बस अब थोड़ा ये है कि वो जो रेशियो वो बढ़ चुका है, राइट? तो अब पॉसिबल नहीं हो पाता मैं सब लोगों से मिल पाऊं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं, मैं जितने लोगों से मिल पाऊं, मैं सब लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं। इवन मेरी टीम ना मेरे को डांटती है, सिक्योरिटी डांटती है मेरे को कि आप ऐसे हाईवे पे रुका मत करो लोगों के लिए, कोई आपको कुछ कर देगा। मुझे पता है कि जब तक मेरे को प्यार करने वाले लोग हैं ना, तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता। कि आप एक इतने बड़े यूट्यूबर हो, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन कौन है? भव्या चौहान का नाम सुना है आपने? ये सबसे फेवरेट है मेरी यार, ये मेरे चैनल की सबसे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, तो यही है यार। जी हमारे साथ मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैंने नहीं लिया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज यहाँ पर हैं हमारे साथ हैं अमित रंजन जी। तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा इनका यदि कोई सवाल हो, और लेकिन ऐसे नहीं, इस अंदाज में नहीं, सर के लिए कुछ कह के फिर आप अपना सवाल रखिए। जी बिल्कुल गौरव जी, धन्यवाद। सबसे पहले सर का वेलकम। सर आप हमारे संस्थान में आए, ये हमारा सौभाग्य है। बुलंदियां यूं तो बहुत से लोग छूते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें बुलंदियां छूने को बेताब है। मैं सर से जानना चाहूँगा सर, जब आप वहाँ से आ रहे थे तो आपके इतने सारे फैंस आपको रोकने के लिए तैयार, ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा जैसे सड़कों पे कर्फ्यू लगा हुआ है। जी आप इस समय देवभूमि उत्तराखंड UK 07 के किसान हैं और आप हमारे संस्थान में आए, लेकिन रास्ते में जो आपके साथ घटनाएं हुई उनका कुछ बताइए। उनके बारे में कुछ आप हमें बताइए।
रास्ते में क्या होता है कि एक वैगनार कार हमारे पीछे लग गई थी घर से। जी। आप ये लगा लो कि उन्होंने रोड पे ना हमारी गाड़ी के आगे ना, मतलब गाड़ी के आगे बस गाड़ी लगा ली थी कि रोको, हमें फोटो खिंचवानी है। तो कई बारी ना रोड पे एक्सीडेंट के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं हमारे लिए ना। मैं नहीं चाहता यार मेरी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो रोड पे, बिकॉज मुझे पता है कि लोग मेरे से प्यार करते हैं, बट किसी ना किसी को इमरजेंसी हो रही है, कहीं ना कहीं जाना होता है। मैं खुद आज इमरजेंसी में आया, मैं कहा यार वो सारे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं जितनी जल्दी मैं पहुंच सकता था ना, मैं पहुंचा हूं यहाँ पर। बट ये था कि रास्ते पे अभी थोड़ा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, कि अगर मैं अपनी गाड़ियों में ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो ट्रैवल पीरियड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल केवल ये हो जाता है कि हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते। हम लोग पहुंच तो जाते हैं बट हम लोग टाइम पे भी बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। बाकी लोग प्यार करते ही हैं तो वो प्यार मतलब जायज भी है, मुझे ऐसा लगता है। मुकम्मल जिंदगी होती है यूं मुमकिन वक्त में भी, पर हम तो एक हम सफर हैं, एक साथ होकर के चलना ही हमारी मंजिल है। वाह, बढ़िया जी। मैं जैसा कि आप सभी को बता रहा था, हर चीज अपने समय के अनुसार चलती है। और अभी फिलहाल हमारे साथ हैं हमारी यहाँ की बहुत फेमस म्यूजिक स्टार मानसी। तो मानसी का क्वेश्चन लेना चाहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम मानसी है और मैं 11th क्लास में हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने मतलब पढ़ते पढ़ते व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, आपने बताया है ना सर। तो आपके मतलब पापा भी टीचर थे, ये भी आपने बताया। तो सर मिडिल क्लास फैमिली में ना कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई पे ही कहा जाता है कि पढ़ो। तो मतलब आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो कैसा रहा मतलब? यार मैं आपको चीज बताता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली नहीं बोलती, जो अमीर भी होती है ना वो भी यही बोलते हैं कि पढ़ो। क्योंकि पढ़ाई ना आपको एक सिक्योरिटी देती है जिंदगी में। मैं जब यूट्यूब कर रहा था ना तो मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं आई स्कोर्ड, मतलब मेरी 12th में 90% है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब मैं एडमिशन था तो मेरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता, उसमें मैं ऑल ओवर स्टेट में मेरा 3rd रैंक था। तो मैं ना उस टाइम भी यूट्यूब कर रहा था। मेरे लिए पढ़ाई उस टाइम भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट थी जितना मेरे लिए यूट्यूब था। सो बहुत सारे बच्चों को ना आज के टाइम में लगता है कि हम लोग ना यूट्यूबर बन जाते हैं और हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, मस्त फेम आ जाएगा, लोग हमारे साथ फोटोज खिंचाने आएंगे, हमारे पास पैसा आएगा। 1 लाख लोगों में से ना, मैं 1 लाख लोग भी कम बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि 10 लाख लोगों में से ना केवल एक ही बंदा है जो उतना पैसा, उतना फेम, उतना प्यार कमा पाता है इस कम्युनिटी में, और वो हैं आप। वो ना किस्मत बहुत बड़ी चीज है। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है किस्मत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सब लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सबको पता है कि भाई बहुत, क्योंकि देखो हम लोगों ने, यूट्यूबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ना बॉलीवुड का कल्चर तोड़ा है। अभी तक हम लोग उन्हीं लोगों को सेलिब्रिटीज मानते थे जिन लोगों को हम लोगों ने टीवी में देखा था कि भाई ये एक मूवी बना रहा है, ये गाना प्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरी स्टोरी दिखा रहा है। यूट्यूब भी एक इट्स ऑल अबाउट स्टोरी। आप कोई सी वीडियो उठा के देख ले, विदाउट स्टोरी कोई मतलब ही नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके घर वालों को ना एक सिक्योरिटी चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी फ्यूचर में जाकर के एक स्टेबल जॉब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक स्टेबल अर्निंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसीलिए ना वो आपको फोर्स करते हैं कि भाई अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपकी ना भलाई चाहते हैं कि आप पढ़ लोगे ना तो एक जगह सेटल हो जाओगे। सही है। यूट्यूब मुझे नहीं लगता कि एक फ्यूचर है किसी भी यूथ का। मैं खुद भी अगर बाई चांस मेरे बच्चे भी होंगे ना तो मैं उसे यूट्यूबर नहीं बनाऊंगा, मैं उसे पढ़ाई के लिए ही बोलूंगा। यूट्यूब एक साइड टैलेंट है जो आप कर सकते हो, बट मेन स्ट्रीम आपको पढ़ाई या फिर अगर कोई टैलेंट है ना आपके अंदर, आप उसे शोकेस कर सकते हो। सो आजकल लोगों ने ना यूट्यूब बहुत एक हवा बना दिया कि भाई मैं यूट्यूबर बन गया। मैं अपने आप को ना कभी यूट्यूबर बोलता ही नहीं, मैं बस वो लड़का हूँ जो मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपको पता है टिकटॉक बहुत फेमस था एक टाइम पे, और एक टाइम के बाद ना टिकटॉक बैन हो गया। सही है। तो इन प्लेटफॉर्म्स का कोई भरोसा नहीं है। आज ये प्लेटफॉर्म है और कल ये प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इन प्लेटफॉर्म से। फर्क ये पड़ता है कि क्या आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, समझ रहे हो। वो आपको वो स्टेबिलिटी केवल आपको एक जॉब दे सकती है या फिर एक बिजनेस दे सकता है। इसीलिए ना सबके घर वाले पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो आपकी भलाई चाहते हैं। सर ये बात आपने पिछले व्लॉग में बोली वही सारे व्लॉग्स देखे हुए ना। बहुत ही बढ़िया सर ने जो जवाब दिया, और मानसी का क्वेश्चन था काफी अच्छा था। अब जो है, जब तक मानसी का गाना होता है, मानसी सोचती हैं क्या सुनाना है। हमारे साथ सर के साथ साथ एक और पर्सनैलिटी हैं जो इस वक्त सर के चैनल के लिए और इंस्टा के लिए, इन सभी के लिए लगातार शूट करने में लगी हुई हैं। नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैम की आवाज ही इतनी अच्छी है, तो उन्हीं की आवाज में आप उनका इंट्रोडक्शन सुने और
वो उनसे कुछ हम शब्द सुने तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गौरव, मेरी बहन मेरे ब्लॉग में बोल लेगी ना तो बहुत बड़ी बात है वो इस पॉडकास्ट में तो नहीं प्लीज। आज तो भव्या गौरव ने बोल दिया, मैं कैमरा पकड़ाओ मेरे को एक सेकंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके गाइस, तो गौरव है हमारे साथ और बाकी सब लोग भी हमारे साथ हैं जिनके साथ हम आज ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और आज गौरव ने बोला कि भव्या अपना इंट्रोडक्शन देगी। जी जरूर, एक बार हम सुनना, तालियां तो हो जाए, नहीं तो फिर अरे भव्या इंट्रोडक्शन बच्चों के सामने जल्दी जल्दी। गौरव देख लिया आपने? सर इतना हेजिटेशन मानसी को, मतलब अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत तौर पे तो मानसी जब क्वेश्चंस पूछती थी और कोई कार्यक्रम होता था तो मैम इसको एक कार्यक्रम में भी इस बहाने से लाई थी, नहीं बेटा सिर्फ आपको वहां बैठना है, नहीं तो इसको आने में ही इतनी हेजिटेशन होती थी। और वो हेजिटेशन आज मानसी से ये मैम के पास आ चुकी है। ओके ये बॉम्ब वाले मुझे जाएगा गाइस इसके बाद। बट यार वो अभी ना, मतलब वो नहीं बोलती सबसे ज्यादा। ये हेजिटेशन ना एक टाइम पीरियड के बाद ही खत्म होती है मुझे लगता है जी। तो आप जितने चैलेंजेस फेस करते हो, जितना मैं भी नहीं बोल सकता था शायद कभी इतना अच्छे से, मुझे लगता है कि मैं इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, इतने लोगों को समझ चुका हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कौन क्या जज कर रहा है। लाइफ में आप तब बोलने के काबिल होते हो जब आपने ना सीखा होता है दूसरों की कहानियों से। सही है, आपने हर एक बंदे की कहानी सुनी है, समझी है, तो आपको पता है कि इस एक्सपीरियंस पे आप क्या शेयर कर सकते हो। मैं जस्ट 25 साल का है, बट मैंने ना बहुत एक्सपीरियंस, बहुत कहानियां सुनी है लोगों की। तो भव्या भी छोटी है और ये थोड़ा हमने ना सब पैम्पर करके भी रखा हुआ है, तो वो केवल मेरे ब्लॉग में बोलती है और किसी के उसमें नहीं। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी सर, जैसे आपका जूडो का कलेक्शन बहुत तगड़ा है, मैंने देखा है। क्या लगता है आपके पास अभी कितने शूज होंगे? मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक 70 के आसपास, 70 80 के आसपास। 100 कर दो। जी सो अब जो है जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था कार्यक्रम में, सुनना चाहेंगे मानसी से कोई गाना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। सो बहुत सुंदर गाना था। और अब हमारे साथ हैं अंगूरी, ये भी जो है कुछ सुनाना चाहती हैं, सर को दिखाना चाहती हैं। गुड इवनिंग सर, मैं अंगूरी। गुड इवनिंग अंगूरी। मैं आपको कुछ एनिमल्स की वॉइस निकाल के सुनाऊंगी। सबसे पहले भैंस। उसके बाद कुत्ते की आवाज। लास्ट बिल्ली की आवाज। बहुत बढ़िया अंगूरी, बहुत बढ़िया अंगूरी जी। सभी से सर ने कुछ ना कुछ सुना, गाने भी हुए सर के साथ, सभी के क्वेश्चंस भी हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी कार्यक्रम निर्माता मैम का, चेतना मैम का, जिन्होंने सर को आज यहाँ आमंत्रित किया। लास्ट में एक सवाल कि आप हमारी आज की इस युवा पीढ़ी को, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, एक यंग एज यूट्यूबर हैं, तो आज की इस युवा पीढ़ी को जो आजकल मतलब बस काम में हाथ पड़ना चाहिए, चाहे वो बदमाशी में हो, नशे में हो, या और सब चीज़ों में जो गलत संगतियों की तरफ ले जाती हैं, इसमें जा रही है, तो इस युवा पीढ़ी को आप क्या इंस्पिरेशनल, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर जैसे हमारी एज के बच्चे हैं वो बदमाशी या फिर नशे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास ना कुछ काम ही नहीं है करने के लिए जी। तो व्हाट आई फील लाइक कि जितने भी यंग लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, व्हाट आई शुड टेल देम कि आप लोगों को ना
ऐसा कुछ काम ढूंढ लेना चाहिए जिसमें ना बिजी हो जाए। जी। सपोज अगर हमारी टीम है, हम 3-4 बजे तक केवल शूट एडिट करते रहते हैं, तो हमारे पास बदमाशी करने का टाइम ही नहीं है, या हमारे पास किसी सामने वाले को गिराने की कोई प्लानिंग नहीं है कि हम सामने वाले को कैसे गिराएं, हम सामने वाले के साथ कैसे बुरा कुछ सोच सकते हैं, राइट जी। क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी को लेकर इतने ऑक्यूपाइड है, हमारे पास अपने जिंदगी के खुद के इतने काम है कि हमें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है जी। तो आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आप नशे में भी इंडल्ज नहीं होंगे, उतना आप अपने लिए भी अच्छा पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे और आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। सो एक कोई सा भी काम पकड़ लीजिए, भले आप एक डांसर हो, आप एक पेंटर हो, व्हाटएवर यू आर, आप एक सिंगर हो, आपका टैलेंट क्या है वो आप बेटर जानते हैं, बट उस टैलेंट को इतना निखार लीजिए कि अगले दिन पूरी दुनिया आपके पीछे पागल हो जाए। जी जी, बहुत ही अच्छा मैसेज सर के द्वारा, और यदि इसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग नए नए मुकामों को छुएंगे। इसी बात के साथ अब दोस्तों वक्त आ गया है विदा लेने का, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबू भैया को, आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने हमसे बात की, सभी बच्चों के क्वेश्चंस के इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्लुएंटली आंसर्स दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि भाई हम एक बिग यूट्यूबर से बात कर रहे हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी 91.2 NIV चैलोदून की कार्यक्रम निर्माता चेतना मैम का, जिन्होंने सर को यहाँ इनवाइट किया और सर हमारे छोटे से आमंत्रण पर यहाँ पर आए, हमारे लिए समय निकाला। इतनी भीड़ से बचते बचाते हुए अब तो भाई घर भी जाना है, तो वही भीड़ क्या पता वापस से भी इंतजार कर रही हो। हमारे साथ यहाँ पर थे सादिक, कार्तिकेन, सर्वेश, अमित रंजन भाई, मानसी, अंगूरी और भी बहुत से लोग। इन सभी के साथ दोस्तों सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर को धन्यवाद देते हुए मैं अब इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।